भाई ये मत लिखा करो स्क्रीन पे यार। भाई 7 जून से या फिर 8 जून से शुरू होने वाला है। राम राम राकेश भाई। राम 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 राम। भाई इसको नोट कर लीजिए। हैं? और पढ़ लीजिए। और पढ़ के मैसेज कर दीजिए। चैट तो मैं पर्सनल कर रहा हूँ। ये लीजिए चैट मैंने पर्सनल कर दी है। भाई इतनी देर में भी स्क्रीन शॉट नहीं ले सकते तो हिमांशु क्या कर सकता हूँ भाई। प्रणाम भाई शंभू। अभी एक केक को अलग अलग से थोड़ी स्क्रीन शॉट देंगे भाई। क्या करोगे प्रीति कल की स्लाइड का? सीख जाओगे स्लाइड से? 1 मिनट रुको भाई, एक बार इनको कल की स्लाइड दिखा दो। ये लो भाई फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। पहली तो ये है। दूसरी ये है। जय माता दी शंभू भाई। तीसरी ये है। हर हर महादेव शंभो। ओ। क्या बताऊं मैं किसी, फिर बोलेंगे ये कि मैंने उनको दी नहीं कुछ भी। जयराम जी की दृष्टि में मैं दोनों तरफ से फंस जाता हूँ मयंक भाई। ना दो तो मुश्किल, दो तब मुश्किल। राम राम राजू भाई। ये पांचवी है। ये छठी है। और ये सातवीं है। ओके हो गया। अरे नहीं भाई आवाज तो साफ आ रही होगी ना सभी को। अब ये इस 8th क्लास आपकी शुरू हो गई है ना, 8th। भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो, बाद में ये मत बोलना कि स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। परमेश्वर जी वो ऑल टाइम हाई पे है। वो ऑल टाइम हाई पे नेगेटिव कैंडल बना दिया ना इस वजह से। मनोज भाई आज मेरे समझ में नहीं आई मार्केट, तो क्या डिस्कशन करूं? भाई रिक्वेस्ट है परवीन भाई, यहाँ पे टिप्स मत लिया करो। लुपिन में सी साइड ट्रे बन सकता है नहीं, एचडीएफसी में पी साइड बन सकता है या नहीं। मत लो यार। मत किया करो ऐसे मैसेज यार, रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मैं नहीं देता यार टिप्स। यार कुछ तो सुन लिया करो मेरी। मैं तुमको टिप्स लेने से सोच रहा हूँ, ना लें ना लें। अब आप यहाँ पर हर रोज मैसेज करते हो, इसमें क्या करें इसमें क्या करें, भाई मैं कैसे बताऊं क्या करें? 450 स्टूडेंट के अब यहाँ पे मैं वो करने, एनालिस करने शुरू कर दूं क्या? यार कुछ तो देखा करो। सही बात है भाई, टिप्स होटल में मिलता है। देखिए ये ऑल टाइम हाई पे है। और एक ब्रेक, एक नेगेटिव कैंडल बनी है, दोनों नेगेटिव कैंडल 1 डे के टाइम फ्रेम में। 1 डे के टाइम फ्रेम में नेगेटिव कैंडल बनी है। और मैंने आपको एक YouTube की वीडियो में सिखाया था
कि जब मार्केट ऊपर जाती है और डोजी कैंडल बना दे तो डाउन आने के संकेत होते हैं, और जब मार्केट नीचे जाती है और डोजी कैंडल बना दे तो ऊपर जाने के संकेत होते हैं, रिवर्स चेंज। ये कुछ ऐसा ही साइन दिया था इसने, इसलिए मैंने इसकी स्टडी दी है भाई। बढ़िया बात है यस भाई। देखते हैं कल या परसों आएगी आतिश भाई, कल कोशिश करूंगा डालने की। हाँ बेस कैंडल भाई, बेस कैंडल। पता नहीं भाई कैसे कैसे मैसेज कर रहे हैं, कितना भी समझा लो नहीं सुने। भाई इसको पढ़ लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में दूंगा नहीं, कल कहीं कल मांगो फिर इसका, फिर क्लास के बाद मांगो। अरे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार। नहीं सोनाली, अरे मैंने सप्लाई जोन को टच करके नहीं आया, इसमें तो नया सप्लाई जोन बना है। भाई ये अपनी वीडियो बंद कर दो, फिर आपको जो करना है वो कर लो। पब्लिक देख रही है आपको, इस वीडियो को बंद कर दो। बनवारी लाल जी जो भी है, ये वीडियो बंद कर दो भाई। संतोष भाई, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ, यार पब्लिकली मत दिखाओ ये सब, मत किया करो वीडियो। भाई पढ़ लिया इसको? अरे प्राची कहाँ है मंथली सप्लाई जोन एमएनएफ में? ऑल टाइम हाई पे है, बताओ कहाँ मंथली सप्लाई जोन है इसमें? ऑल टाइम हाई पे है ये तो, कहाँ मंथली सप्लाई जोन? ऑल टाइम हाई पे नेगेटिव कैंडल बनी है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्यों आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग भाई इसमें? क्योंकि जब कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है ना भाई, ऑल टाइम हाई पे एक नेगेटिव कैंडल बना देता है, तो जितने भी होल्ड किए हुए होते हैं इसको, सभी डर जाते हैं यार, ऑल टाइम हाई पे है, कहीं ज्यादा ना गिर जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, है ना। तो सभी निकालने की सोचते हैं, प्रॉफिट बुकिंग की सोचते हैं। अरे 52 वीक हाई नहीं है, ऑल टाइम हाई है मेरे भाई, आज तक का सबसे हाई है। जैसे एचडीएफसी बैंक में था कुछ दिन पहले, देखो ये जो कैंडल बनी थी और फिर ये बनी थी, ये ऑल टाइम हाई की बनी थी 1722 की, 1725 की इससे पहले थी। देखिए ये दोनों ऑल टाइम हाई की थी, इस वजह से देखिए फिर जब उसके बाद कितना गिर चुका है। भाई आपने मुझसे पूछा, आपने ये स्टडी क्यों दी, तो मैंने आपको बता दी। अब डिमांड जोन सप्लाई जोन आपको मैं सिखा रहा हूं, तो आप खुद फाइंड कीजिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार?
सर सप्लाई जोन डिमांड जोन का काम करता है, अगर स्टॉक ऊपर जाके नीचे आता है। अरे नहीं करता भाई, ये लोकेश कैसी बातें कर रहे हो। राम राम भाई जसवीर भाई, ये पढ़ लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ब्रेकआउट विद पेंडिंग ऑर्डर्स। स्टॉक का सप्लाई जोन चेक करो, मल्टीपल टाइम टेस्टेड होना चाहिए। प्रणाम मोहसिन भाई। जब कोई स्टॉक अपने सप्लाई जोन को कम से कम 3 बार टेस्ट कर चुका हो और थोड़ा बहुत सेक्टर का सपोर्ट हो, तो हाई चांस होते हैं स्टॉक ब्रेकआउट दे देगा भाई। मेरी बात समझ रहे हो। अभी मैं आपको आने वाली क्लास में और इस क्लास में ना 2-3 स्ट्रेटेजी जो होंगी वो थोड़ी सी रिस्की स्ट्रेटेजी होंगी भाई, रिस्की प्लेयर के लिए। एंट्री लेने से पहले ये पक्का कर ले कि सप्लाई जोन वालों का स्टॉप लॉस हिट हो चुका हो, प्लस सप्लाई जोन कई बार टेस्ट हो चुका हो, ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेक हो चुकी हो। और एक बात, ये स्ट्रेटजी केवल रिस्की ट्रेडर के लिए है। ब्रेकआउट कब होता है भाई बताओ, कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप ब्रेकआउट को। अरे भाई, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो चैनल का हो, चाहे वो रेसिस्टेंस हो। कहने का मतलब क्या है भाई, ब्रेकआउट को तो आप पहचानते हो ना। RSI RSI को मत फॉलो कीजिए भाई। अच्छे से सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ये मैंने ऊपर क्या मार्क किया है भाई, रेड कलर में। कितने दिन का सप्लाई जोन है। 1 डे का। और ये जो लाइन लगाई है ये क्या है भाई, ये नेक लाइन है।
एक बार सपोर्ट है, 2 बार सपोर्ट है, 3 बार सपोर्ट है, चौथी बार भी 1-2 दिन रुका है। उसके बाद ये क्या हुआ है भाई इसमें? हाँ सॉरी, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस। ये क्या हुआ है भाई यहाँ पे? ये वाला सभी के मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ, ये क्या हुआ है इसमें? अब पता लग गया ब्रेकआउट किसको बोलते हैं। भाई ब्रेकआउट क्लियर है, ब्रेकआउट पता लग गया किसको बोलते हैं, सभी सही जवाब दे रहे हैं, ब्रेकआउट 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 ब्रेकआउट। अब मेरा आपसे ये पूछ रहा हूं कि ब्रेकआउट का पता लग गया? ये होता है भाई ब्रेकआउट। तो ये भी उनसे रिक्वेस्ट है, जो क्लास का टॉपिक चल रहा है उसी को सीखा करो, नहीं तो पिछले वाले को तो भूल चुके हो, मेरे को पता है इसलिए पूछते हो, इसको भी भूल जाओगे जो सीख रहे हो। ठीक है? ये फेक है या रियल है, ये सब आपको बता चुका हूं पहले। कोई पूछ रहा है हेड एंड शोल्डर बन गया है, कोई पूछ रहा है फेक ब्रेकआउट है रियल ब्रेकआउट है, कोई कुछ पूछ रहा है। भाई जो पिछली क्लास की बातें हैं वो तो आपको याद नहीं है, मेरे को पता है, इसलिए पूछ रहे हो। जो अब पढ़ा रहा हूं ना वो भी भूल जाओगे। कोई पूछ रहा है इसमें एंट्री कब लेनी है, कहाँ इसको पकड़ सकते हैं। भाई वही सिखा रहा हूँ, शांति रख लो थोड़ी सी। तो भाई देखिए ये है यहाँ पे इसमें क्लियर कट ब्रेकआउट। ठीक है, ये है क्लियर कट ब्रेकआउट नेक लाइन का। अब क्लास पे आओगे तो आपको पता लगेगा क्या बोल रखा है। अरे कहाँ गई भाई, आप ये कैसे बेहुदा क्वेश्चन करते हो कि सप्लाई जोन टूट गया तो क्या वो डिमांड जोन का काम करेगा, डिमांड जोन टूट गया तो क्या वो सप्लाई जोन। अरे भाई क्या बेहुदा क्वेश्चन करते हो, कितनी बार मना कर चुका हूं आपको ये। आप क्या सपोर्ट रेसिस्ट, अरे भाई सपोर्ट रेसिस्टेंस डिमांड सप्लाई जोन की वजह से बनते हैं। सप्लाई जोन डिमांड जोन का काम कैसे कर देगा यार? कई लोगों के क्वेश्चन आ रही है ये। यूट्यूब से मत सीखो भाई, यूट्यूब से सीखोगे तो इसको भी भूल जाओगे। सही बात है, दिमाग में फितूर भरा है। मेरे से अब इस क्लास में भी 4-5 लोगों ने पूछ लिया, और मैं कल भी बताया था, मैं परसों भी बताया था, डिमांड जोन सप्लाई जोन कैसे बन जाएगा, सप्लाई जोन डिमांड जोन टूटने के बाद कैसे बन जाएगा। डिमांड जोन तो डिमांड जोन ही रहेगा, सप्लाई जोन ही रहेगा। तो भाई नया डिमांड जोन बन सकता है ना, ये तो बोलने की बन जाएगा क्या? नया डिमांड जोन तो बन सकता है अगर अच्छी बाइंग आएगी तो। ये बोल रहे हैं कि सर डिमांड जोन टूट गया तो क्या वो सप्लाई जोन बन जाएगा, ये बोल रहे हैं, बताओ। देखिए भाई क्या बोलना चाह रहे, ब्रेकआउट विद पेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, ब्रेकआउट विद पेंडिंग ऑर्डर्स क्या देखना है, जब कोई स्टॉक अपने सप्लाई जोन को कम से कम 3 बार टेस्ट कर चुका हो। ठीक है, ये कितनी बार टेस्ट किया है भाई सप्लाई जोन को? ये सप्लाई जोन जो है वो टेस्टेड है या नहीं है? सप्लाई जोन तो टेस्टेड है ना, आपको दिख रहा है।
बस यही बोलना चाह रहा है भाई। सप्लाई जोन 2-3 बार टेस्ट हो चुका हो और सप्लाई जोन वालों के स्टॉप लॉस हिट हो चुके हो भाई। हाँ, पहली स्लाइड चल रही है अमृत भाई। अब एक बात देखिए आप, सप्लाई जोन वालों के ये स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं भाई ऑलरेडी। फेक ब्रेकआउट 2-3 बार दे चुका है ये, है ना। अब इसको हटा दो भाई सप्लाई जोन को। ठीक है, अब दिखेगा आपको क्लियर कट ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट पे एंट्री लेना इस ब्रेकआउट पे एंट्री लेना क्यों बनता है भाई? इस ब्रेकआउट पर एंट्री लेना क्यों बनता है? क्योंकि जितने भी सप्लाई जोन है वो टेस्ट होते, एक दूसरे को टेस्ट करते हुए आ रहे हैं। इसके साथ में आपको सेक्टर का भी सपोर्ट देखना होगा। हाँ, डिजिटल के ऊपर रहेगा भाई, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। नहीं, ये मैं एक दिन का दिखा रहा हूँ ना भाई। इसको अगर आप मंथली या वीकली करोगे तो आपको अलग से डिमांड सप्लाई जोन दिखेगा। ये देखिए ये देखिए, अगर आप इसको मंथली करोगे ना, वीकली करोगे तो देखो यहाँ तक है सप्लाई जोन, यहाँ पे भी तो सप्लाई जोन नहीं ये रहा। ये तो मैंने 1 डे का कर रखा था ना आपको समझाने के लिए। आपको नहीं लगता भाई यहाँ पे 2-3 बार फेक ब्रेकआउट हो चुका है? देखिए 1 2 3 4, तो हर बार तो फेक ब्रेकआउट नहीं होगा ना। यानी कि सप्लाई जोन टेस्टेड है, क्लियर कट ब्रेकआउट है, रीटेस्ट होके बिल्कुल पोज लेके, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। ये बस यही कहने का मतलब है भाई इस स्लाइड में, इस वाली स्लाइड में। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई डिमांड जोन और होता देखिए इसमें तो नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे इस एरिया में कोई डिमांड जोन होता, तो डिमांड जोन प्लस ब्रेकआउट प्लस सप्लाई जोन 2 से 3 बार टेस्टेड, तो आपकी क्या बनेगी? शॉर्ट एंट्री बन जाएगी। ठीक है ना। सर जैसे एकदम से बाइंग या सेलिंग आ जाए और एक झटके में सप्लाई या डिमांड जोन टूट जाते हैं तो नहीं टूटेंगे अभिषेक जी। अगर कोई डिमांड सप्लाई जोन टेस्टेड नहीं है ना और बड़े टाइम फ्रेम का, तो नहीं टूटेगा एकदम से, टेंशन मत लो। ऐसे ही नहीं टूटते अगर पिक्चर क्लियर है। छोटे छोटे डिमांड सप्लाई जोन टूटते हैं, बड़ा डिमांड सप्लाई जोन ऐसे नहीं टूटेगा चाहे कितनी भी भयंकर सेलिंग आ जाए। सप्लाई जोन टेस्टेड है, विद ब्रेकआउट हो गया तो एंट्री अच्छी बनती है भाई, क्योंकि ये सप्लाई जोन टेस्ट हो चुका है। और मान लो यहाँ पे कोई डिमांड जोन होता तो भाई और भी पिक्चर क्लियर हो जाती, क्योंकि डिमांड जोन के भी ऑर्डर, सप्लाई जोन टेस्टेड प्लस ब्रेकआउट, 3 चीजें जुड़ गई। ठीक है ना। तो जब 3 चीजें जुड़ेंगी भाई एक स्ट्रेटजी में, तो शॉर्ट तो स्ट्रेटजी बनेगी ही, है ना। यही मतलब है भाई स्लाइड का। आ गया मनोज जी समझ में? ओके ओके। बिल्कुल सही बात है राजू भाई। 2 बार जो टेस्टेड डिमांड सप्लाई जोन उसमें काम ही नहीं करना है, दूसरा स्टॉक ढूंढिए। हाँ, इसको इसको पढ़ो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
अरे यार। ए भाई। अरे कहाँ गया। अरे। अरे भाई, आपके भाई के साथ आज समस्या हो रही है यार। जब ना। अरे नहीं, स्टॉप लॉस की वजह से समस्या नहीं हुई है भाई। अरे यार, स्टॉप लॉस ही तो हिट हुआ है। पहले तो मैं इन चीजों को ना ज्यादा सीरियस लेता था, स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टो हाय राम स्टॉप। अब नहीं लेता हूँ भाई, क्योंकि मैं साफ साफ लिखता हूँ भाई, अपना पेपर ट्रेड करो, कॉल टिप्स मत लो। पहले मैं कॉल टिप्स देता था, इस वजह से ज्यादा फील करता था। अरे कहाँ को गर्लफ्रेंड मिल गई भाई। बहुत बढ़िया, यस भाई, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे स्टॉप लॉस तो हिट होती है ना भाई, हाँ सही बात है। स्टॉप लॉस तो भाई शेयर मार्केट है। स्टॉप लॉस का नाम नहीं होगा तो हिट क्या होगा। स्टॉप लॉस तो हिट होने के लिए ही होते हैं। अच्छी बात है हिट हुआ है भाई, हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि आज मैंने खुद गलती की है भाई। आज आगे नहीं करूंगा उस गलती को। पता है क्या गलती की है? मैं डेटा के विपरीत चला गया आज, ग्लोबल मार्केट के चक्कर में। और इंडिया विक्स के चक्कर में कई बार भाई, कितनी भी दिमाग लगा लो। हाँ हाँ, बहुत सारे लोगों ने आज बॉक्स स्ट्रेटेजी बना के प्रॉफिट भी बनाया है। भाई होना चाहिए स्टॉप लॉस हिट। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा ना, तो कुछ लोग ना, अगर ये देखते हैं 5 दिन हो गए बंदे के टारगेट 100 के 100 हिट हो रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे। वो ना अगले दिन सारी की सारी पैसा एक कॉल में लगा देंगे, और उसी दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो डर होना जरूरी है भाई, स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस का डर होना जरूरी होता है। बिल्कुल गई होगी भाई, पीई तो बिल्कुल गई होगी। अरे यार, पीसीआर डाटा की बात कर रहा हूँ। अरे सही बात है भाई, स्टॉप लॉस तो लगते रहते हैं भाई। राहुल भाई आगे आएगा क्लास में, इंडिया विक्स क्या होता है, टेंशन मत लो। संकेत जी, पोजिशनल और इंट्राडे तो ये तो पहली क्लास में बताया था मैंने आपको। अगर आप एक शेयर को लेके कई दिनों के लिए रखते हो तो पोजिशनल, उसी दिन बेचते हो तो इंट्राडे। नीरज भाई, थ्रेस ही काम करेगा। भाई 2-3 दिन और क्लास चलेगी। अभी तो क्लास चल रही है, यस भाई। अरे भाई, मेरे साथ ना आज एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने ना भूख लगने की दवाई पी ली यार। कई दिन से ना भूख नहीं लग रही थी, मैंने भूख लगने की दवाई पी ली। और यार उस दवाई ने ना नशा कर दिया। सस पूरा घुमा दिया बहन से दिमाग। सिस्टम सा हैंग हुआ पड़ा है यार। चलिए भाई, शुरू करते हैं। ये आ गई आपकी दूसरी स्लाइड। अरे पता नहीं कौन सी दवाई दी यार। हेप्टाजन नाम है, हेप्टाजन। अरे नींद आ रही है वो। अरे धनंजय जी, नींद ही आ रही है, समस्या यही तो है, नींद आ रही है। वो ऐसे भी हो गया अजीब सा, जैसे सुल्फा पिया और बंदा हो जाता है ना, ऐसे ही हो गया है। अरे मैं कभी नहीं लेता वो, लीवर की आयुर्वेदिक शीशी लेता हूँ मैं तो। आज उसने मेरे को बोला ये बढ़िया नई कंपनी का मर्ज का आया, मेरी जान पहचान का है मेडिकल स्टोर वाला, क्योंकि मेरा डॉक्टरी लाइन का काम है ना। नहीं, उसमें कोई साइड इफेक्ट वाली चीज नहीं थी, निकोटीन वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन भाई वो अजीब सा होगा। चलिए भाई। अरे नहीं, रेस्ट करनी इतनी तो फुर्ती है यार मेरे में, रेस्ट थोड़ी करूंगा। ऐसी बातें करो, क्लास लेंगे यार हम लोग। आराम हराम है।
हाँ, ऑप्शन ग्रीक्स की लास्ट वाली क्लास है भाई। अभी आपकी क्लास बाकी है, 3 क्लास, उनमें से 4 या 5 चैप्टर और बाकी है। देखिए भाई, ये क्या बोल रहा है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, अरे भाई ये तो मैंने बता दिया था ना आपको, ये तो शुरू वाली दूसरी क्लास में बता दिया, जब लोग पूछ रहे थे ना क्या करे क्या करे, कौन सी टाइम फ्रेम, कौन सी टाइम फ्रेम। हाँ, तो मैंने उस दिन बताया था आपको, अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो तो 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 1 हफ्ते के डिमांड सप्लाई की एनालिसिस करो। स्विंग ट्रेड में 1 महीने की, 1 हफ्ते की, 1 दिन के डिमांड जोन की एनालिसिस करो। और इंट्राडे में 1 डे, 125 मिनट और 15 मिनट के चार्ट में टाइम फ्रेम लगा के एनालिसिस करनी चाहिए। अब एनालिसिस स्टाइल भाई आपका बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड सप्लाई जोन आपने मार्क करते हुए आना है। हाई प्रोब, अरे इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग चेकलिस्ट, मतलब हाई चांस है, जो भी समझ गए ना आप। अरे प्रोफेशनल कहाँ लिखा है सत्या जी, तो पोजिशनल लिखा है। हाँ, लॉन्ग टर्म प्रोबिलिटी, प्रो क्या लिख दिया भाई तुमने आशीष भाई, प्रोबाबिलिटी, प्रोबाबिलिटी, संभावना प्रोबाबिलिटी। देखिए भाई, इसका मतलब क्या है, अगर कोई फ्रेश लेवल है तो अच्छा है या रिस्की है। फ्रेश डिमांड जोन है, आप सभी जवाब देना, साथ साथ में मैं पूछूंगा। एकदम बेहतरीन है। और टेस्टेड लेवल रिस्की है। टेस्टेड लेवल, लेग आउट, गो अपसाइड विद ब्लास्ट, रिस्की है सेफ है, लिखा ही हुआ है भाई सामने। सप्लाई डिमांड जोन जो फ्रेश है बेस्ट है, ठीक है। और जो एक बार टेस्टेड है वो रिस्की है। 1 से 2 बेस कैंडल हो सप्लाई जोन में या डिमांड जोन में, 1 या 2 बेस कैंडल हैं सप्लाई डिमांड जोन में तो बेस्ट है। और 2 से 4 बेस कैंडल हैं, पर इसको ठीक कर देता हूं, ये 1 से 2 है ना, इसके नीचे ना, इसके नीचे ये यहाँ पे 3 से 5 आएगा, है ना, ऐसे। अब ठीक होगा, 3 से 5 बेस कैंडल हैं तो रिस्की है। गोल्डन डेथ क्रॉस ओवर, भूल गए या याद है, बेस्ट। आरएसआई विद ब्रेकआउट, हाँ यही था यस भाई, आरएसआई विद ब्रेकआउट रिस्की क्यों है भाई ये, क्योंकि हम आरएसआई को यूज ही नहीं करते हैं भाई, इसलिए रिस्की है, ठीक है। क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए ही उपयोग करते हैं, तो ये लाइव मार्केट में अच्छे से काम नहीं कर पाता आरएसआई, इसलिए ये रिस्की है। अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ना भाई, इसको याद रखना है, ये मुंह जुबानी याद होने चाहिए आपको, ये चीजें है ना, कर लोगे ना, ये सारी चीजें मुंह जुबानी याद कर लोगे ना। अच्छा, फेक ब्रेकआउट के ऊपर एक चीज बताऊं आपको, मेरी पर्सनल थिंकिंग है भाई, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये ऐसे चार्ट है,
भाई ये क्या हो गया है यहाँ पे? ये फेक ब्रेकआउट है ना, आपने आरएसआई में देख लिया, आरएसआई में तो ये पता लग गया आपको कि फेक ब्रेकआउट है ना? तो भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना, लिख लो पेन कॉपी में, अगर फेक ब्रेकआउट होता है तो भाई बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है, कम से कम 500-600 पॉइंट का। ठीक है? और अगर फेक ब्रेकडाउन होता है, मान लो फेक ब्रेकडाउन होता है, तो निफ्टी या बैंक निफ्टी या स्टॉक क्या है, 500-600 पॉइंट ऊपर भागने वाले हैं। इसके पीछे का लॉजिक बताओ। सही बात है अभी भाई, उसको बुल ट्रैप और बियर ट्रैप बोलते हैं। मतलब जब भी आपको फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन दिख जाए ना, मान अगर फेक ब्रेकआउट दिख गया तो मार्केट भाई गिरने वाली है, भयंकर गिरेगी। और अगर फेक ब्रेकडाउन हो गया ना तो मार्केट चढ़ने वाली, ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि लोगों को लपेटे में ले लिया है अच्छे तरीके से, इसलिए फेक ब्रेकआउट दिखाया है। अब फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन कैसे चेक करते वो तो यूट्यूब की वीडियो देख लेना, वरना मैंने आपको सिखा भी दिया था भाई। संदीप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे, एग्जाम्पल दिखाओ। भाई मानोगे नहीं आप एग्जाम्पल देख के। इसको 15 मिनट में भी उपयोग कर सकते हो। आज भाई मेरे को यहीं पे पता लग गया था मार्केट गिर सकते, फिर भी मैंने सोचा क्या पता बाउंस बैक कर जाए। आज मैंने बहुत कुछ सीखा है भाई उस स्टॉप लॉस से, सच पूछो तो कई चीजें सीखनी है स्टॉप लॉस से। हाँ भाई आज स्टॉप लॉस हिट होगा। अरे नौकरी की कॉल किस किस ने लेके रखी थी, नौकरी की टारगेट हिट हो गया उसका। मैं 50 वाली को ज्यादा उपयोग करता हूँ भाई, ये में देखो ये फेक ब्रेकआउट ही है भाई, मुझे जहां तक लग रहा है। देखो क्यों रेड बुल की करना है। अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए। हल्का सा है बस, मतलब फेक ही मानो भाई इसको, है ना? इतना तो नहीं है जितना ये है ना? भाई फेक ब्रेकआउट है ना, ये देखो इसमें तो पिक्चर क्लियर ब्रेकआउट है भाई फेक। ये देखिए यार, कैंडल ने ऊपर क्लोज देना भी शुरू कर दिया था, देखो देखो, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है भाई, यहाँ पे तो नहीं है ना। तो अब भाई फेक ब्रेकआउट हुआ है, तो मैंने क्या बोला है, क्या होगा? फेक ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा मार्केट में? भयंकर वाला फाल, क्योंकि मछलियां जाल में फंस गई। देखो भाई 531 पॉइंट गिर गई भाई मार्केट, फेक ब्रेकआउट होते ही।
तो भाई जब भी आपको फेक ब्रेकआउट दिखे तो उल्टी साइड पोजीशन बना लीजिए, ठीक है। मार्केट में बड़ा होने वाला है, फेक ब्रेकआउट दिखे तो मार्केट गिरेगी, फेक ब्रेकडाउन दिखे तो मार्केट ऊपर भागेगी, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया भाई, अब मत बोलना कुछ भी, जूत खा। अरे भाई स्टॉप लॉस से मैंने यही सीखा कि डेटा के विपरीत नहीं जाना चाहिए ब्रह्म भाई, ठीक है। डेटा के विपरीत नहीं जाना चाहिए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखिए मैं बता ही देता हूं। ये मार्केट ने डाउनफॉल दिया, पोज लिया, ये जो लो था इसको फिर से दोबारा क्रॉस किया मार्केट ने, तो हमको यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए था। फिर मार्केट नीचे आई, फिर से पोज लिया, फिर से इसके पोज के लो को मार्केट ने ब्रेक किया, तो भाई हमको एग्जिट कर देना चाहिए था। ये सीखा है भाई मैंने, मैं इस स्ट्रेटेजी को कभी नहीं छोड़ता हूँ। आज मैंने इसके मुंह मोड़ लिया और आज ही गड़बड़ हो गई। इसलिए आपको भाई हाथ जोड़कर बोलता हूँ, अपनी स्ट्रेटेजी को कभी मत छोड़ना, ठीक है। अपनी स्ट्रेटेजी को कभी मत छोड़ना भाई, विश्वास रखो अपनी स्ट्रेटेजी पे। आपको क्लियर कट दिख रहा है, मार्केट नीचे आई, पोज लिया, फिर से ब्रेक डाउन, फिर पोज लिया, फिर से ब्रेक डाउन। तो भाई समझ सकते हो आप मेरी फीलिंग को। हाँ लो एंड लो भाई, स्क्रीन शॉट ले लो। तभी तो मैं, जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है ना भाई, मैं कुछ ना कुछ जरूर सीखता हूँ। और मैं कभी, मेरा मतलब दिल नहीं दुखता स्टॉप लॉस को देख के, क्योंकि स्टॉप लॉस हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। और अगर हमारा स्टॉप लॉस ज्यादा दिन तक हिट ना हो तो हमारे अंदर घमंड सा आ जाता है, फिर वो घमंड टूटना जरूरी है भाई, जो मेरा टूटा है आज। अरे भाई स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है? लेग आउट गो विद ब्लास्ट, नीरज भाई, लेग आउट गो विद ब्लास्ट। जब ऐसी कैंडल है, ये मान लीजिए ये लेग आउट वाली कैंडल है ना, तो जो लेग आउट वाली कैंडल है अगर वो ब्लास्ट मार देगी तो मस्त वाला डिमांड जोन बन जाएगा। समझ गए? लेग आउट गो विद ब्लास्ट इसको बोलते हैं। हाँ भाई लड्डू खा रहे हो? बिल्कुल पड़ता है पुनीत जी। अभी भाई, हाँ अच्छा दोबारा बताऊं लेग आउट वाली, देखिए लेग इन, इसको छोड़िए, इसको देखो, लेग इन, बेस, लेग आउट, इतना तो पता होगा ना। लेग इन बेस लेग आउट पता होगा ना भाई, लेग इन बेस लेग आउट। तो वहां पे क्या लिखा है? लेग आउट विद ब्लास्ट। तो जो ये लेग आउट वाली कैंडल है ना, ये ब्लास्ट वाली कैंडल होनी चाहिए, खड़ी खड़ी एकदम से।
तो जो डिमांड जोन बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। बस बिल्कुल चलेगी प्रवीण भाई। हाँ, ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, आगे चलो। एल्गो ट्रेडर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भाई। मैंने आज सुबह सुबह के व्यू में बताया था भाई कि मार्केट गिर सकती है, लेकिन देखिए सुबह का व्यू पढ़ना आज मेरा, मैंने बोला था मार्केट गिर सकती है, फिर भी मैंने उल्टी कॉल दी, पता नहीं क्या बुद्धि मारी गई थी आज। ए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अरे नजर नहीं लगी भाई। नहीं होना चाहिए भाई स्टॉप लॉस, बात तो कुछ नहीं, होना चाहिए कई बार। एक बार तो लगातार 3 दिन तक स्टॉप लॉस हिट हुए थे भाई मेरे, लगातार 3 दिन तक, तब थोड़ा सा दुख हुआ था, अभी नहीं हुआ। अरे जयश्री आगे मत लेना भाई, रिक्वेस्ट है। अरे बता तो दिया रवि भाई, अब बार बार उसी बात को थोड़ी गाता रहूंगा। देखिए भाई, एल्गो ट्रेडर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। प्राची जी कल बताया था, कल आप क्लास में थे या नहीं थे बताओ? कल बताई थी ये बात तो मैंने, क्लियर कट, क्लियर कट बताई थी। अब नहीं होंगे विजय भाई कोर्स करने के बाद। हाँ भाई दीपक, आज नहीं की, वैसे करता हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिजी भी था। अरे अमन भाई, लेग इन लेग आउट अब कैसे बता दूंगा, पूरी क्लास लेग इन लेग आउट पर लगाई थी। ड्रॉप बेस, ड्रॉप कैंडल को लेग इन कहते हैं, बेस कैंडल को बेस, और रैली कैंडल को लेग आउट बोलते हैं, बस। अरे भाई फालतू के क्वेश्चन मत करो यार, आप तो समझ ही नहीं रहे हो, जो पढ़ा रहा हूं उसको सीखो। सही बात बोल रहे हो परम भाई। देखिए भाई, एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ईएमए हमारी है 20 की, 50 की, 200 की। टाइम फ्रेम एनी अबोव 1 डे प्लस 1 वीक, ठीक है, बेस्ट होता है। राम राम भाई। अरे भाई चैट करना बंद करोगे अब? सिखा दूं, जो पढ़ा रहा हूं उसको सिखा दूं, एक बार चैट करना बंद कर दोगे तो पागलों की तरह लग जाते हो यार। एल्गो ट्रेडर के लिए ईएमए के अंदर ही पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए होते हैं, जो ईएमए को टच करते ही ऑटो बाय, ऑटो सेल हो जाते हैं। ईएमए अगर 2 से 3 बार टेस्टेड है तो पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करें फ्रेश ईएमए के साथ काम करें। स्टॉक टू ईएमए डिस्टेंस मैक्सिमम गैप 2 से 5% का होना चाहिए। देखिए, ये हमारी स्ट्रेटजी तो नहीं है,
बाकी कॉपी में नोट कर लेना भाई, वैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि ईएमए को हम अपने कोर्स में अलग तरह से उपयोग कर रहे हैं, डिमांड सप्लाई के साथ उपयोग कर रहे हैं। ये सब इसलिए बताया गया ताकि आपको समझ में आ जाए कि एल्गो ट्रेडर कैसे काम करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है। इसलिए इसको बस याद रखें, और हमें इसके ऊपर कम काम करना, बल्कि इसको अपनी स्ट्रेटजी यानी कि डिमांड सप्लाई के साथ उपयोग करना है। अभी दिखाता हूं भाई ये सारी चीजें, चैट मत करो यार, जो पूछ रहे हो अभी वही बताऊंगा। एल्गो ट्रेडर क्या होते हैं भाई, देखिए एफआईडीएस के ऑर्डर कहां पे लगे हुए होते हैं, ये बताओ भाई सारे, एफआईडीएस के पेंडिंग ऑर्डर कहां पे होते हैं? 50 वाली, 200 वाली? जो एफआईडीएस होते हैं उनके पेंडिंग ऑर्डर कहां पे लगे होते हैं? सभी के रिप्लाई पढ़ रहा हूं भाई। जिसने डिमांड सप्लाई बोला भाई आप बढ़िया हो, आप सही अच्छे से सीख रहे हो। कुछ लोग बोल रहे हैं एफआईडीएस के उधर 200 वाली में और 50 वाली में लगे हुए होते हैं। अरे भाई अभी तक आपको यही नहीं पता क्या एफआईडीएस के ऑर्डर कहां पे लगे होते हैं? एफआईडीएस के ऑर्डर डिमांड और सप्लाई में लगे हुए होते हैं। तो भाई जैसे एफआईडीएस होते हैं ना, ऐसे ही एल्गो ट्रेडर होते हैं, ठीक है, ऐसे ही एल्गो ट्रेडर होते हैं। तो एल्गो ट्रेडर के ऑर्डर इन 50 वाली और 200 वाली और 50 वाली, 20 वाली, इन ईएमए के अंदर लगे हुए होते हैं एल्गो ट्रेडर के ऑर्डर्स, ठीक है। एफआईडीएस के तो आपको पता है डिमांड सप्लाई के अंदर लगे हुए होते हैं बकेट्स के साथ में, लेकिन एल्गो ट्रेडर के कहां होंगे भाई? एल्गो ट्रेडर के इन ईएमए के अंदर होंगे। अब फ्रेश ईएमए क्या होती है और टेस्टेड ईएमए क्या होती है भाई, अगर आप ध्यान दोगे ना, ये कौन सी ईएमए है भाई? भाई एल्गो ट्रेडर ऐसे ही होते हैं जैसे एफआईडीएस होते हैं, उनका अलग सॉफ्टवेयर होता है। 50 वाली, एक बार टेस्टेड, 2 बार टेस्टेड, 3 बार टेस्टेड, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऊपर गई, आज ही की दिखा रहा है, गैप अप ओपनिंग हो गई। ये टूट क्यों गई भाई? इसको ऐसे टच करके ऊपर क्यों नहीं भागी? ये यहाँ पे टूट क्यों गई आज? सभी के रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। अच्छा कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अरे बहुत बढ़िया भाई, यहीं पे देख, स्टॉक के अंदर देखते हैं कोई। अब टूट तो गई है लेकिन इसका ही भरोसा नहीं है। ये देखो, 1 बार टेस्टेड, 2 बार टेस्टेड, 3 बार टेस्टेड, 4, 5, 6, 7 बार टेस्टेड, उसके बाद ऊपर क्यों टूटी? क्योंकि भाई इसके पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो गए इस ईएमए के, इसलिए टूट गई।
ईएमए के अंदर जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं वो टूट गए, इसीलिए खत्म हो गई। 200 वाली को भी नोट कर सकते हो आप। अरे यार 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप बता भी नहीं रहे हो, मैं भी सोचूं क्या लफड़ा हुआ पड़ा है भाई। अब देखो 200 वाली की पावर दिख रही है भाई आपको, 200 वाली की पावर दिख रही है। पहली बात, 50 वाली को तो तोड़ दिया, क्यों तोड़ा भाई 50 वाली को? क्योंकि ये टेस्टेड हो गई भाई, ठीक है। टेस्टेड होने 50 वाली टूट गई, लेकिन 200 वाली को तोड़ना कोई छोटी मोटी बात है क्या? 200 वाली ईएमए को तोड़ना छोटी बात है क्या? तो इसमें जो पेंडिंग ऑर्डर थे, किसके पेंडिंग ऑर्डर होते हैं भाई इसके अंदर? किसके पेंडिंग ऑर्डर होते हैं? एल्गो ट्रेडर के। इस वजह से भाई इसको टच करते ही वापस मार्केट गिर गई। और एग्जांपल देख लीजिए, बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा। ये देखो, यहाँ पे हुई टेस्ट, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ दिन तक तो टूटी नहीं, लेकिन उसके बाद टूट गई भाई। क्यों टूटी? क्योंकि अगर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बार टेस्ट हो गई भाई, ऑर्डर खत्म हो गए इसके, ऑर्डर खत्म हो गए, इसलिए टूट गई। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर फ्रेश ईएमए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? भाई जब ये टूटी तो भाई ये आगे क्या हो गई, क्या हो गई? ये फ्रेश ईएमए हो गई आगे। अब ये अगर ऊपर की साइड टूट जाएगी तो फिर ये आगे फ्रेश ईएमए शुरू हो जाएगी। टूटने के बाद अगर बहुत दिनों तक मार्केट उसी के नीचे काम करती रहे तो वो फ्रेश ईएमए हो जाती है, नए ऑर्डर लग जाते हैं, ठीक है। अब क्लास में और क्या लिखा है? ईएमए से स्टॉक के बीच, स्टॉक टू ईएमए डिस्टेंस मैक्सिमम गैप 2 से 5% का गैप होना चाहिए भाई, ठीक है। अब मान लो इस स्टॉक से ईएमए में कितना गैप है, माप के देखो। पहले तो 50 वाली में माप के देखो कितना गैप है भाई। बस तो अब ये 50 वाली काम करेगी या नहीं करेगी? हाई चांस है भाई काम करने के, ठीक है। ऐसे गैप को मापते हैं। अब यहां पे काम क्यों नहीं किया भाई? यहाँ पे तो टूटने के बाद ये काम क्यों नहीं किया यहाँ पे? क्योंकि एक टेस्ट हो गई भाई, 2 से 3 बार टेस्ट हो गई ना, इसलिए काम नहीं किया। भाई ईएमए का बहुत तगड़ा खेल होता है, इसको हमेशा फॉलो कीजिए, लेकिन इसको डिमांड सप्लाई के साथ फॉलो कीजिए, डेथ क्रॉसओवर गोल्डन क्रॉसओवर के साथ फॉलो कीजिए, ठीक है। और ये तब तो बहुत अच्छा काम करती है जब कोई भी स्टॉक ना ऐसे जा रहा ना राइजिंग इन राइज में, तो जब भी मार्केट ऐसे इसको स्टॉक को टच करेगा ऊपर जाएगा, टच करेगा ऊपर जाएगा, टच करेगा ऊपर जाएगा। लेकिन जब इसको तोड़ देगा तो भाई फिर ये नीचे की साइड टच करेगा, नीचे चला जाएगा, टच करेगा, नीचे चला जाएगा, ऐसे होता है ये में। भाई फेक ब्रेकआउट भी हो जाता है ये में, कोई बड़ी बात नहीं है। 200 वाली में बहुत कम फेक ब्रेकआउट होता है। नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट चलो। एल्गो ट्रेडर का सेटअप पता लग गया। इसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो आप। मान ली इस ईएमए को अगर क्रॉस करती है ना, यहाँ पे चलेगी तो जो स्टॉप लॉस आपका इस ईएमए से थोड़ा सा नीचे हो जाए। हाँ बताया था भाई, ये तो मैंने आपको पहले भी। गैप वाला रिपीट करूं क्या? गैप वाला भाई स्टॉक और ईएमए के बीच में कम से कम 5 से 2% का गैप होना चाहिए, तो हाई चांस होते हैं ईएमए फिर काम कर जाएगी। जैसे ये 50 वाली ईएमए में, ये तो इसके
अगर अगर हमको ये पता करना हो भाई ये 200 वाली ईएमए काम करेगी या नहीं करेगी, माप के देखो स्टॉक कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे, कहाँ कितना परसेंट है, 3% है, तो काम कर सकती है भाई। नहीं लगा सकते विपिन भाई, ईएमए का फेक ब्रेकआउट आरएसआई से कैसे पता लगा लोगे, कैंडल पे थोड़ी बनती है इसमें। अब ये ब्रेकआउट हुए हैं, मार्केट के हालात को देखा जाता है भाई, मार्केट कैसी चल रही है। सोनम जी अलग अलग तो रहेगी, ये तो लॉजिक्स है, ये किसी बात कैसी बात कर रहे हो आप, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग ही रहेगी ये हमें। फ्रेश ईएमए का मतलब होता है भाई, देखिए एक बार ये 2-3 बार टेस्ट होगी ना, क्या पता अब ये टूट जाए, टूटने के बाद जो अगर ज्यादा टाइम तक स्टॉक यहाँ पे घूमता रहा, ईएमए ऐसे घूमती रही ज्यादा टाइम तक, अगर इसको टेस्ट नहीं किया तो ये फ्रेश ईएमए हो जाएगी। 5 से 10% का अगर स्टॉक के और ईएमए के बीच में गैप है, जितना ज्यादा गैप होगा उतना ही ज्यादा ईएमए काम करने के चांस है। फिर से बताऊं क्या, रुकिए आपको और अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, बाकी उपयोग नहीं करना है हमको इस स्ट्रेटेजी का, समझ रहे हो, उपयोग नहीं करना है। देखिए भाई आपको अगर ये पता करना है कि ये 50 वाली ईएमए काम करेगी या नहीं करेगी, बिल्कुल टूट सकती है भाई। तो स्टॉक जहां पे चल रहा है यहां से लेके इस ईएमए तक को माप लो, कितने परसेंट है भाई, कितने परसेंट है, अगर आपको ये देखना है कि ये स्टॉक इस 50 वाली को टच करके नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा, तो आपको क्या करना है, इसको माप लो भाई, गैप माप लो कितना है स्टॉक के और ईएमए के बीच में, 12% है भाई, मतलब ये 50 वाली ईएमए काम करने के चांस बहुत ज्यादा है। अगर 5%, 2-3% से कम है तो फिर ये काम नहीं करेगी भाई ये ईएमए। और ये फ्रेश ईएमए है, फ्रेश ईएमए क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट हुई थी उसके बाद टेस्ट ही नहीं हुई है, इतने दिन हो गए, तो फ्रेश ईएमए है, ठीक है ना। बाकी स्ट्रेटेजी का उपयोग नहीं करना है आपको, अपने डिमांड सप्लाई के साथ इस स्ट्रेटेजी का उपयोग करना है। हाँ लिख देंगे भाई, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बैंक निफ्टी डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग, अरे इसका मतलब है मैक्सिमम इतना गैप तो होना ही होना चाहिए। पहली बात तो भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमेशा आपको पुट साइड ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अरे भाई लो कर दिया है मिनिमम, काम की तरफ ध्यान मत देना, बस अब खुश हो गए। चंद्रा जी कम से कम एक दिन के टाइम फ्रेम में देखो, ये मेरे को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मत देखो, रिस्की होता है, एक दिन के टाइम फ्रेम में कम से कम देखो, एक हफ्ता एक दिन। देखिए भाई हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी में पीई साइड ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि बिकवाली ज्यादा आती है, खरीदारी बहुत सोच समझकर लोग करते हैं, इसलिए आपको हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी में सप्लाई जोन को ज्यादा जोर से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स के सप्लाई जोन जल्दी से फैल नहीं होते, डिमांड जोन तो कई बार फैल भी हो जाते हैं, ठीक है।
और टाइम फ्रेम हमेशा 1 घंटा 15 मिनट बेस्ट फॉर इंट्राडे। ठीक है, बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें ज्यादा नई स्ट्रेटजी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप हर रोज निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे तो लॉस होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए जो चीज ज्यादा रिस्की है मैं वो आपको कोर्स में बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा। आज इस पेज पर मैंने जो बातें आपको बताई हैं वो कोई नहीं बताता। जिनको निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की आग लगी रहती है ना भाई, वो मेरी बात को नोट कर लो। अगर रोज ट्रेड करोगे तो जिंदगी में कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। निफ्टी बैंक निफ्टी, और हाँ मैं कभी भी रोज निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ। आप सबको या लोगों को ट्रेड इसलिए देता हूँ क्योंकि आपके अंदर चुल मची रहती है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी में हर रोज ट्रेड करने की। आज के बाद अगर मेरी बात मानो, कभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी में रोज ट्रेड मत करना। अगर प्रॉफिट बनाना है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो बढ़िया सा डिमांड सप्लाई जोन देखो, पूरे महीने की एक्सपायरी की कॉल या पुट उठाओ। हाँ उसमें डेली ट्रेड कर सकते हो क्योंकि वे ये होल्ड हो जाती है और टाइम डीके कम लगता है। इस पेज को लिखना मत, बस याद कर लो। करोड़ों की कीमत की बात मैंने आपको बताई है, बाकी ये बातें आपको समझ में आएंगी ऑप्शन ग्रीक्स की क्लास में। सही बात है नोवल भाई, सारी बातें मैंने लिख दी थी यहाँ पे। भाई ये पेज समझ में आ गया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ गया आपको? विपिन जी रोज स्ट्रेटजी देनी पड़ती है, हमारा काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज लोगे, ऐसे ही डिमांड सप्लाई को फॉलो करके हम स्ट्रेटजी देता रहता हूँ, डेटा वगैरह चेक करके देता रहता हूँ, क्या करूंगा। क्योंकि अगर मैं रोज स्ट्रेटजी नहीं देता तो शायद आप यहाँ पे कोर्स नहीं कर रहे होते। आज आप मुझे अनफॉलो कर देते अगर मैं रोज स्ट्रेटजी ना देता तो। ये सच्चाई है भाई, कड़वी है थोड़ी सी। अरे नीरज भाई आपको साफ साफ दिख रहा है मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट का कुछ पता ही नहीं है किस साइड जाएगी, डेटा वगैरह का कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप क्यों ट्रेड करो निफ्टी बैंक निफ्टी में उस दिन। अरे पीसीआर डेटा ऑटो ट्रेडर में दिखता है, ऑटो ट्रेडर खरीदा जाता है, फ्री का नहीं आता वो। ओके प्रतिभा। देखिए भाई, ऑपरेटर ट्रैप कॉन्सेप्ट, ऑपरेटर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑलवेज बुक प्रॉफिट नियर स्टॉक इवेंट। एक बात हमेशा याद रखें, बड़े बड़े बिग बुल या ऑपरेटर हमेशा स्टॉक के रिजल्ट या इवेंट के आसपास ही प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। आपने कभी भी ध्यान दिया हो किसी स्टॉक के रिजल्ट खराब आएंगे लेकिन स्टॉक ऊपर भाग रहा होता है, जब हाई बना लेता है तो वो लोग उसको एकदम से गिराकर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, कई बार रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी स्टॉक गिरता रहता है, जिसके रिजल्ट अच्छे आते हैं उसको तो बहुत जल्द भागना ही होता है। तो ऐसे ट्रैप से बचकर रहें, इवेंट के नजदीक इन्वेस्ट करने से बचें। अगर इन्वेस्ट करना है तो रिजल्ट आने से 15-20 दिन पहले स्टॉक को खरीद कर रख लें, या तो रिजल्ट से एक दिन पहले बेच दें, रिजल्ट वाले दिन सुबह सुबह बेच के निकल जाए। ठीक है, अगर ट्रेड लेनी है तो इवेंट के नजदीक सप्लाई डिमांड जोन कर देखकर काम करें, मजा आएगा। भाई मेरी बात को समझ गए आप? इसका कहने का मतलब ये है भाई, जब स्टॉक का रिजल्ट भले ही कितना बढ़िया आया हो लेकिन स्टॉक गिर जाता है ना। लास्ट टाइम एसबीआई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो भाई, अगर कंपनी बढ़िया है,
अगर कंपनी बढ़िया है तो भले ही, और रिजल्ट उसका बढ़िया आया है तो उसको तो ऊपर जाना ही जाना है। लेकिन ऑपरेटर क्या करते हैं, उस स्टॉक में बिकवाली कर देते ताकि उनको नीचे के लेवल पे पोजीशन बनाने की जगह मिल जाए। हाँ, शायद पहले भी बताई थी मैंने ये बात। ट्रैक बिग इन्वेस्टर कंपनीज, ओपन स्टॉकेज ऐप इन्वेस्टर ट्रैक इन्वेस्टर कंपनी स्टॉक बाइंग। If mostly all companies going for same stock, then we can expect big targets. Maybe something will big well happen. इसका मतलब भाई मेरे को पता है, भले ही इंग्लिश में लिख रखा है। एक चीज हमेशा याद रखें, कुछ ऑपरेटर बिना बात के स्टॉक में बिना बात के वॉल्यूम बनाया जाता है ताकि रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो जाए। लेकिन सभी बिग बुल या बड़ी बड़ी कंपनियां किसी एक स्टॉक की तरफ जा रहे हैं, और स्टॉक की कंपनी अच्छी है तो जरूर बड़ा होने वाला है भाई उसमें। इसलिए हमें हमेशा बड़े लोगों की होल्डिंग जरूर नोटिस करनी चाहिए। बड़े लोगों की होल्डिंग कहाँ देखेंगे? स्टॉकेज में। स्टॉकेज में भी देख सकते हो, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है भाई, उसमें भी दिख जाती हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉक कार्ट में भी दिख जाती हैं। यहाँ इन्वेस्टर में जाइए, ये देखिए, ये कुछ लोग देखो क्या कर रहे हैं। हिंदुजा ग्लोबल लिमिटेड बिकवाली कर रहे हैं। यार दूसरा ऑप्शन था एक, ये देखो भाई, बिल्कुल रिस्की होता है परमेश्वर भाई। ये देखो, ये आ गए भाई अपने इंडिया के टॉप के इन्वेस्टर हैं सारे के सारे। इनकी होल्डिंग को हमेशा चेक करते रहा करो भाई। जैसे राकेश झुंझुनवाला एंड एसोसिएट के अंदर 94 इन्वेस्टर है भाई, जिसको इन्होंने, जो इसकी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हो आप किस कंपनी में कितनी होल्डिंग है भाई, देख रहे हो किस कंपनी में कितनी होल्डिंग है। की चेंज में जब आप जाओगे तो आपको ये पता लगेगा किस कंपनी से कितने शेयर इन्होंने बाय किए, सेल किए, ठीक है। जैसे टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड में से इन्होंने इतने शेयर बेच दिए, ये बेच दिए, यहाँ पे खरीद रखे, इंडिया बुल्स के खरीद रखे। बहुत सारे लोगों के पास एप्लीकेशन में भी ये चीजें पता लग जाएगी। तो बड़े जो इन्वेस्टर हैं इनकी पोर्टफोलियो को हमेशा फॉलो करो भाई। अरे राकेश झुंझुनवाला की ही दिखा रहा है बस, बाकी के तो लोग हो गए हैं। शायद ये खरीदना पड़ेगा भाई। मैं तो नहीं खरीदूंगा क्योंकि आईआईएफएल और स्टॉकेज के एप्लीकेशन में दिखाता है किसके पास कितने स्टॉक पड़े हैं। और अगर ये सारे भाई साहब एक कंपनी के पीछे भाग रहे हो ना, तो उस कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है। अरे नावल जी भाई, ये तो नहीं बोल सकता क्योंकि फेल कोई भी हो सकता है। कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं भाई, कोई किसी पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़ लेते हैं, 1 लाख शेयर बेच दिए, 1 लाख शेयर खरीद लिए, एक पैसा बढ़ते ही 1 लाख फिर बेच दिए, एक पैसा बढ़ते ही फिर 1 लाख बेच खरीद लिए। ये सिस्टम चलता रहता उनका। राकेश झुंझुनवाला ने इंडिया को उसमें अब ताजी ताजी बाइंग की है क्या भाई?
21 अप्रैल 2022 को की थी। $122 पर चला गया स्टॉक। अच्छा, पकड़ना पड़ेगा भाई ये तो, कल करूंगा इसकी एनालिसिस। देखिए भाई, गैप अप थ्योरी, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग। अच्छी न्यूज आती है तो गैप अप ओपन होती है, बैड न्यूज आती है तो गैप डाउन ओपन होती है। इट्स बेस्ड ऑन एएमओ ऑर्डर इन स्टॉक ऑप्शन विद गैप, देन 90% चांस फॉर गैप फिलिंग। मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो 90% चांस है भाई गैप फिल जरूर करने आती है। आज भी किया है जैसे, है ना। आज भी मार्केट ने गैप को फिल किया है। ये देखिए, उस दिन गैप अप हुई थी, 2 दिन के अंदर अंदर इस गैप को फिल कर दिया। इस गैप अप ओपनिंग हुई थी, ये भी फुल हो जाएगा। ये सारे गैप फुल फिल होने वाले हैं भाई, 90% चांस है, मतलब उसी दिन भी मार्केट गैप को फिल कर सकती है। इससे पहली स्लाइड ये है भाई, गैप अप गैप डाउन मार्केट। जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो हमेशा 10:30 के बाद ही ट्रेड करें। म्यूचुअल फंड डीआईज, म्यूचुअल फंड कंपनीज एफआईज एक्टिव टाइम, ये भाई 9:30 से 10:30 के बीच में एक्टिव रहते हैं, 12 से 12:30 से 1:30 बजे के बीच में एक्टिव रहते हैं, और 2:30 से 3 बजे के बीच में एक्टिव रहते हैं। और ज्यादातर एफआई डीएज बाय एंड सेल के लिए डिमांड और सप्लाई जोन को ढूंढते रहते हैं भाई, बैठे बैठे। क्लियर है भाई, ये पेज क्लियर है। अरे नरेश भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है हमेशा क्या, सर इसका मतलब गैप अप होते ही पी ले सकते हैं? भाई कुछ सीखना है या नहीं सीखना है आप लोगों को? हर बात में कॉल ही लेना जरूरी है क्या? सर ऐसे हो जाएगा तो सी ले सकते हैं, ऐसे हो जाएगा तो पी। अरे भाई सीख लो पहले, अपने आप ही पता लग जाएगा क्या लेना है क्या नहीं लेना है। यार गजब के इंसान हो। अरे भाई दिखा तो दी यार। हाँ ये लास्ट स्लाइड होगी भाई ये। चलो ये कल सिखाता हूँ भाई। ये कल सिखाता हूँ भाई। ऑपरेटर वो हैं जिनके पास 500-600 करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए। अभिषेक जी जरूरी नहीं है उसी दिन गैप को फिल कर दे, लेकिन चांस बहुत ज्यादा होते हैं उसी दिन गैप को फिल करने के, नहीं तो 1-2 दिन के अंदर भी कर सकती है। गैप अप गैप डाउन के ऊपर भाई यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल रखी है, जाकर जरूर देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। राजा भाई कल दिखा दी थी मैंने तो। अरे भाई ये में लगाने में क्या दिक्कत है, स्टूडेंट प्रैक्टिस ग्रुप में मैसेज कर देना, आपको हेल्प हो जाएगी वहां पे। बिल्कुल करते हैं मनीष भाई, कई बार करते हैं भाई। वो फंडामेंटल स्टॉक के ऊपर बात हो रही थी तो चलो फंडामेंटल बता रहा हूँ मोटा मोटा। दूसरे देश की तो मार्केट चलती रहती है, इसलिए होता है। एएम ऑर्डर लग जाते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी तो लगते हैं।
सोनम जी। हाँ क्लास एंड हो गई है भाई। स्क्रीन शॉट ले लिया करो भाई। गुड नाइट, राम राम सभी को। सातवीं क्लास घुसी पड़ी है भाई। पता नहीं क्या करोगे स्लाइड का, मुझे तो समझ में नहीं आता है। नहीं स्टॉकेज पेज पेड नहीं लिया मैंने। ये लो भाई, सातवीं। भाई ले लो स्क्रीन शॉट, फिर नहीं दूंगा। गुड नाइट, गुड नाइट। नहीं फिबोनाची के लेवल काम नहीं करते, मेरे को नहीं पता भाई। अरे यार बिना बात के मैसेज कर रहे हैं यार, कुछ लोग समझ ही नहीं रहा। किसी का काम का मैसेज भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ यार। ये विपिन जी का भी मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो विपिन भाई? हाँ सोच रहा हूँ कुलदीप भाई बनाने की। 4-5 क्लास हो रहा है। अरे दूसरा विपिन है भाई। अरे विपिन जी, स्टॉक का रिजल्ट आपको स्टॉकेज की वेबसाइट में मिल जाएगा। मुझे क्या पता भाई क्यों भाग रहा है। वही तो बता रहा हूँ रिजल्ट कैसे चेक करते हैं। जैसे इन्फोसिस का आपको अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना है ना, तो भाई प्राइस देख लो, सेक्टर कौन सा है, आईटी है, मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, इसकी तो बहुत ज्यादा है भाई। फंडामेंटल में गए, रिजल्ट में गए, ये क्वार्टरली रिजल्ट है, हाफ ईयरली है, एनुअली है। अब आपको इसमें क्या देखना होता है, नेट सेल, बिक्री कितनी है, 26,000, 27,000, 29, 31, 32, यानी कि बढ़त पर है, बढ़िया कंपनी है। ठीक है। और इसमें क्या देखना होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 5,000, 5,500, 5,400, 5,800, 5,600, मतलब बढ़िया है, बढ़त पर है, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट कितना है, ये भी बढ़त पर है साल दर साल। नहीं लेता भाई ऑफलाइन। राघव जी देख सकते हो, वरना बहुत सारी वेबसाइट होती है, उनको गूगल में सर्च कर लेना। अरे विजेश जी किसी और एक पूछ रही थी, एक लड़की पूछ रही थी। अब अब क्या करना है, फाइनेंशियल इसमें, फाइनेंशियल में जाओ, बैलेंस शीट पे जाओ। बैलेंस शीट में आपको सारी चीजें दिखा देंगी, एसेट फंड कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, लोन वगैरह क्या होता है। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज देखिए दिन पे दिन बढ़ रही है, बहुत बढ़िया है। टोटल एसेट्स देखिए, बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, नेट सेल कितने की है, टोटल इनकम कितनी है, 73, 85, 94, 13, 123, मतलब बहुत बढ़िया है। थैंक यू विपिन भाई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे कितना बढ़िया है, बढ़त पर है, यानी कि जो चीजें बढ़त पर है वो बहुत बढ़िया होता है। शेयर होल्डिंग देख लो, प्रमोटर के पास इतनी है, अरे भाई पब्लिक के पास होल्डिंग ज्यादा है इन्फोसिस की। एफआईडीआई के पास भी बहुत ज्यादा है, प्रमोटर के पास कम है। किसके अंदर कितनी कम हो गई, कहाँ पे जा रही है, ये भी चेक करते रहो। शेयर होल्डर देख लो कि कौन कौन है इसके अंदर, ये पब्लिक शेयर होल्डिंग किस किस की है, नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन कौन से हैं,
म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख लो, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखो कौन कौन है इसके। म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी देख सकते हो आप। आपका कब मैसेज छोड़ दिया राजेश भाई। बस यही करना है भाई, फंडामेंटल एनालिसिस। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, किस म्यूचुअल फंड की कितनी होल्डिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आएगी सुनील भाई, आगे आ जाएगी। शांति बनाए रखो। बस यही है, फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ नहीं है। वैसे मैंने वीडियो बनाई यूट्यूब के ऊपर इसके ऊपर, तो देख लेना जा करके। ठीक है भाई।